कल तो इलेक्शन है भाई। किसको वोट देना है भाई, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा हमें तो किसको दे। फिर बीजेपी दे दो। बीजेपी दे दूं? और मेरे घर वाले कह रहे हम तो अखिलेश को देंगे, अच्छा लगता है उन्हें अखिलेश। और हमारी आपस में वोट कट जाएगी फिर। भाई मैंने दिया मान लो बीजेपी, उन्होंने दिया है समाजवादी पार्टी, कट गई वोट आपस में। जैसे मैं भी बीजेपी को ही सोच रहा हूँ। फिर डेवलपमेंट नहीं होगा। हाँ यार, मेरे को भी मतलब एक्चुअली क्या है, बीजेपी से काफी कुछ सुधार तो हुआ है। देखो देखो, चोर तो सब है, कोई कम है कोई ज्यादा है। लेकिन ठीक है भाई, चोरी करो सब लोग करो, कोई बात नहीं। लेकिन काम भी करो भाई। तो बीजेपी को देते हैं, चलो ठीक है, ये बात सही बताइए। एक मिनट बस, कुछ बच्चे वेटिंग रूम में। आई थिंक नीलिमा ने ज्वाइन कर लिया। हाँ कर लिया। चलो एक बार मैं बॉन्ड को रिकैप कर देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली पता नहीं कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन ना आ जाए, इसमें थोड़ी सी चीजें बतानी पड़ती है। तो पहले तो आप लिखो, बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, आप लिखना चाहो तो लिख लो दोबारा से। एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, अ रिटन डॉक्यूमेंट। एक ही रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन प्रॉमिस कह लो आप इसको, जो कौन देता है, बाय गवर्नमेंट और या कोई कॉरपोरेशन। कोई कंपनी में कहने का मतलब प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट जो कंपनीज होती है, उसमें क्या होता है, इसमें रिटर्न में क्या लिखा होता है, टू पे अ स्पेसिफाइड सम। इसमें क्या लिखा होता है, स्पेसिफाइड सम लिखा होता है, और विद फ्यूचर डेट। स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट होती है। एंड एंड टू पे इंटरेस्ट, एंड टू पे इंटरेस्ट एट स्पेसिफाइड रेट। और वो भी कब, ये जो इंटरेस्ट पे होता है एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे होता है, एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली, एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और कब तक, until until the bond is matured कह सकते हो, until the bond is matured। और अगर मैं भाषा बोलूं इसकी, तो redeemed। जब बॉन्ड रिडीम होता है यानी कि जब मैच्योर होगा, उस टाइम पर, उस टाइम तक आपको एक स्पेसिफिक रेट के हिसाब से इंटरेस्ट पे होता रहता है रेगुलर टाइम में। इसका मतलब एक एनुअलिटी टाइप बन जाती है, और एक स्पेसिफाइड सम मिलता है। अब जिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो कहलाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, को हम बोलते हैं। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिक्लेयर होता है बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं या तो डिविडेंड रेट बोला जाता है, इज कॉल्ड डिविडेंड रेट, या नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। आप सिर्फ इतना ही लिख लो, डिविडेंड रेट बोलते हैं इसको, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बॉन्ड बनाया जाता है। और ये इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, ठीक है। और जो फेस वैल्यू होती है बॉन्ड की, वो बॉन्ड के ऊपर मेंशन की जाती है। इसको फेस वैल्यू या पार वैल्यू भी कहते हैं। आप नोट करें तो मुझे बता देना, मैं टर्न कर लूंगा पेज, अगर आप नोट कर रहे हैं तो। सर आपने लास्ट क्लास में लिखवाई थी थ्योरी बहुत। हाँ मैं थोड़ा सा दोबारा बता दिया, एक बार रिकैप कर लिया बस, बाकी तो सेम ही है। सर लिख लिया। ओके, एक सेकेंड। चलिए, अच्छा अब होता क्या है, जो इसका जो परचेज प्राइस होता है, जैसे आपका बॉन्ड मान लो किसी ने, आपने परचेज करना है सपोज करो, तो इसमें देखो दो चीज होती है। बॉन्ड को आप रिडीम कर सकते हो, बॉन्ड में बी रिडीम्ड। रिडीम का मतलब मैच्योर्ड। जनरली तो देखो बॉन्ड ना फेस वैल्यू पे रिडीम होते हैं, मे बी रिडीम्ड एट फेस वैल्यू। जिस वैल्यू पे बॉन्ड निकाला जाता है उसी वैल्यू पे रिडीम होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि भाई वो इंटरेस्ट आपको रेगुलरली पे तो कर रहे हैं। और लेकिन कई बार क्या होता है, समटाइम्स ये अबव पार चले जाती है। समटाइम्स बॉन्ड रिडीम्ड
एट अबव पार या अबव फेस वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा भी रिडीम हो जाता है। मतलब बॉन्ड का जो रिडीम प्राइस होता है वो फेस वैल्यू से हायर होता है। इस केस में हम बोलते हैं बॉन्ड रिडीम अबव पार। सर बॉन्ड ये रिडीम डिवेंचर्स की तरह ही अबव। होते हैं ना? हाँ, काफी कुछ डिबेंचर्स स्टॉक सब एक जैसे लगेंगे आपको करने में ये। बस इसमें क्या है, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है, तो ये एन्युटी टाइप कुछ बन जाता है। सर बॉन्ड तो सिर्फ 2 या 3 महीने के लिए यूजली होते हैं ना, जो गवर्नमेंट इशू करती है। बिल्कुल बिल्कुल, जो बॉन्ड होते हैं वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं। तो जो हम पे करते हैं वो लेस हम पे करते हैं, फिर हमें वो जो मिलता है बैक में वो होता है इंटरेस्ट। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा मैं आपको। पहले आप इसका फॉर्मूला फिर से लिख लो। जैसे मान लो आपको अगर बॉन्ड खरीदना है, राइट, आपको बॉन्ड का प्राइस बोलना है, तो आप बोल सकते हो परचेज प्राइस। अब देखो अलग अलग बुक्स में ये अलग अलग सिंबल से डिनोट किया जाता है। कोई इस परचेज प्राइस को पी से डिनोट कर देता है, कोई खाली बी से डिनोट कर देता है। मैं आपको बी से डिनोट कराऊंगा, परचेज प्राइस बी। इसको अगर आपको निकालना है तो एक तो आपको पता चलनी चाहिए बॉन्ड में कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा इक्वल इंटरेस्ट टाइम पे, ये आपका आर हो गया। ठीक है, आर के साथ यहाँ पे आता है ऑर्डिनरी एन्युटी का सिंपल अमाउंट वाला फॉर्मूला, 1 + i⁻⁻n-1 अपॉन आई। और इसमें ऐड होती है बॉन्ड की रिडीम्ड वैल्यू जो होती है, जो मैच्योरिटी वैल्यू होती है। जनरली तो फेस वैल्यू होती है, लेकिन अगर ज्यादा होगी तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करेंगे। तो सी डिवाइडेड बाय 1 + इंटरेस्ट और होल पावर एन, ये बॉन्ड का परचेज प्राइस होता है। अब इसमें आपको मैं बताऊंगा आर कैसे कैलकुलेट करना है, सी कैसे लेना है, आई और एन कैसे लेना है। पहले आप ये देख लो, आई है इसमें डिविडेंड रेट या रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको डिविडेंड रेट भी कहते हैं। और आर इसमें है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, जिस इंस्टॉलमेंट को आपको मिलेगा इंटरेस्ट के रूप में अमाउंट, ये वो है, फिक्स होता है ये। और सी होती है इसमें रिडीम्ड वैल्यू, जनरली ये फेस वैल्यू होती है, अगर ज्यादा होगी तो आपको लिखी हुई आएगी क्वेश्चन में रिडीम्ड वैल्यू। और क्या रह गया इसमें, एन होते हैं नंबर ऑफ पेमेंट, नंबर ऑफ पेमेंट। अभी जब भाई एक क्वेश्चन कर लोगे ना, आपको अपना आप ही याद हो जाएंगे सारी चीज। अगर आप नोट कर ले तो मुझे बता दें जल्दी। सर लास्ट क्लास में आपने फॉर्मूला 1 - 1 + i लिखवाया था। 1+ होगा, एक बार चेक करो। सर फॉर्मूला पिछली बार था 1 - 1 + i⁻⁻n। अच्छा अच्छा, फ्यूचर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी ना, सॉरी, करेक्ट। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। आपको फ्यूचर वैल्यू चाहिए होगी ना, प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी। चलो अब इसको मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा, क्वेश्चन लिखो, फॉर्मूले में क्वेश्चन में लिखवा दूंगा मैं आपको। एक क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व। मैं बोलूं, क्वेश्चन बोलूं? यस सर। लिखिए, a rupees 1000 bond, a rupees 1000 bond paying annual dividends, paying annual dividends at 8.5%, at 8.5% will be redeemed at par, will be redeemed at par, will be redeemed at par, मतलब जो उसकी फेस वैल्यू है वही उसकी रिडेम्पशन वैल्यू हो जाएगी। will be redeemed at par at the end of 10 years, at the end of 10 years, full stop. Find the purchase price, find the purchase price of this bond, find the purchase price of this bond if the investor wishes
if the investor wishes a yield rate of 8%, अगर हमें इस बॉन्ड को परचेज करना है, ठीक है, तो आपको 1,000 रुपए का एनुअल डिविडेंड मिलेगा 8.5% के रेट से, जो आपको 10 साल के एंड तक मिलेगा। और आपका जो बॉन्ड रिडीम होगा वो पार वैल्यू पे होगा, मतलब जो उसकी फेस वैल्यू है उसी पे आपका वो बॉन्ड रिडीम होगा। तो आप इस परचेज प्राइस को बताएं कितना आपको बॉन्ड के लिए परचेज करना पड़ेगा, कितना अमाउंट खर्च करना पड़ेगा, जबकि आप चाहते हो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% आपको मिलता रहे। अब देखो आपने सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आप लिख लो एफ इसकी जो फेस वैल्यू है, एफ इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू दी हुई है इस बॉन्ड की 1,000 रुपए। इसकी जो रिडेम्पशन वैल्यू है, रिडेम्पशन प्राइस, इसको आप सी बोलोगे, वो कह रहे हैं एट पार। एट पार का मतलब जितनी फेस वैल्यू होगी उसी वैल्यू पर आपका बॉन्ड रिडीम हो जाएगा। 1,000 ये भी होगा, राइट। अब आपको देखो जो एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा 8.5% मिलेगा। तो ये आप कैलकुलेट कर रहे हो आपका इंस्टॉलमेंट कितने मिलने वाली है आपको, 1,000 रुपए का 8.5% कैलकुलेट कर लो, 85 रुपए। 85 रुपए आपको एज इंटरेस्ट, ये आपको इंटरेस्ट एनुअल इंस्टॉलमेंट के रूप में मिलते रहेंगे। ये आपका आर हो गया। अब आप मेरे को आई बता दो कितना इंटरेस्ट आप चाहते हो, कि 85 रुपए पे कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए आपको। 85 रुपए की इंस्टॉलमेंट आनी शुरू हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। 8%। 8%। तो 8% का मतलब हो गया 0.08%। को हमने डेसिमल से फ्रैक्शन, डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया फ्रैक्शन से। और कितने साल तक आपको ये इंटरेस्ट, ये इंस्टॉलमेंट मिलने वाली है 85 रुपए की, 10 साल तक मिलने वाली है। तो अब देखो इसका परचेज प्राइस निकालते हैं। परचेज प्राइस आप लैंग्वेज में लिख सकते हो या आप उसको वी भी लिख सकते हो। परचेज प्राइस वी इज इक्वल्स टू इंस्टॉलमेंट, और यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ऑर्डिनरी एन्युटी 1 प्लस आई टू द होल पावर एन डिवाइडेड बाय आई, एंड प्लस रिडेम्पशन प्राइस पर जितना इंटरेस्ट मिलेगा सी अपॉन 1 प्लस। फॉर्मूला शो करने के हमेशा मैथमेटिक्स में मार्क्स होते हैं। अगर आप फॉर्मूला लिखते हो और आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग भी हो जाती है तो फॉर्मूले के मार्क्स टीचर को देने पड़ते हैं, कंपलसरी रूल है भाई। अगर आप ये नोट कर लें तो हम आगे चले, मैं वैल्यू पुट करूंगा इसके अंदर। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? किसका? रिडम्पशन। रिडेम्पशन प्राइस मतलब जब आपका बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा, 10 साल हो जाएंगे, तो आप उस पैसे को अपने को वापस लेना चाहते हो। आपने 1 साल तक, 10 साल तक रखा है इस बॉन्ड को अपने पास, अब आप उसकी मैच्योरिटी वैल्यू लेने जा रहे हो। तो मैच्योरिटी वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, जितनी उसकी फेस वैल्यू थी, 1,000 ही मिलेंगे। तो आपने फिर कमाया क्या, देखा जाए तो आपने क्या कमाया, 1,000 रुपए आपने जो शुरू में 10 साल पहले दिए थे उसके ऊपर आपको 85 रुपए के हिसाब से हर साल आते रहे, इंटरेस्ट आपको देती रही कंपनी। कई बार क्या होता है, लास्ट में जब रिडेम्पशन लेते हैं तो कई बार जो प्राइस होता है रिडेम्पशन प्राइस, वो अबव पार भी होता है, तो अबव पार होगा तो दिया जाएगा। कहने का मतलब आपको क्या? 85 रुपए की इनकम। रिडेम्पशन प्राइस मतलब एक तरह से अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी, अमाउंट एट मैच्योरिटी, के मैच्योरिटी पर जो अमाउंट मिलने वाला है वो कितना होगा, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड का रिडेम्पशन प्राइस होता है। सर ये आर की वैल्यू कैसे आएगी? और देखो कैसे आएगा, दोबारा समझो। आपकी फेस वैल्यू 1,000 रुपए है, कंपनी कहती है आपको वो एनुअल डिविडेंड्स देंगे। एनुअल डिविडेंड्स किस रेट से देंगे, 1,000 रुपए तो देंगे नहीं हर साल। वो क्या करेंगे, 8.5% के हिसाब से इंटरेस्ट निकाला। तो जो एनुअल डिविडेंड आपको मिलता है ना, वो एक तरह से रेट ऑफ, वो इंटरेस्ट होता है। आपको 85 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा हर साल। 1,000 रुपए पर 8.5% के हिसाब से कंपनी आपको इंटरेस्ट देगी, जो फिक्स कर देगी। अब चाहे कंपनी को लॉस हो रहा है चाहे बेनिफिट हो रहा है, वो आपको 8.5% के हिसाब से जितना भी आपकी फेस वैल्यू का बॉन्ड है उतने हिसाब से आपको ये हर साल आपके डिविडेंड के रूप में आता रहेगा, 85 रुपए। और आपके जो 1,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे, जो फेस वैल्यू थी बॉन्ड की, वो आपकी सेफ रहेगी। सर ओके, इसमें फेस वैल्यू और रिडेम्पशन प्राइस सेम ही रहेगा हमेशा? नहीं वो क्वेश्चन में पता चलेगा। जैसे मैंने तो अभी आपको यहाँ बोला है, जो आपका बॉन्ड है वो रिडीम्ड होगा एट पार। एट पार का मतलब जितनी फेस वैल्यू होगी उतनी ही आपको रिडेम्पशन प्राइस मिलेगा लास्ट। तो वो क्वेश्चन में लिखा होगा, कई बार अबव पार भी होता है। अभी क्वेश्चन दूंगा मैं अबव पार के भी। ओके सर। अच्छा, अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। देखो ये अगर आपने नोट कर लिया तो मैं पेज टर्न करूंगा, पेज खत्म हो गया इस पेज पे। यस सर।
चलो पुट करते हैं वैल्यू। v इज इक्वल्स टू, आप जरा मेरे को बताते जाना, जरा मेरे को वापस टर्न करना पड़ेगा पेज। r कितना है हमारा, कैपिटल R 85 85 85, ब्रैकेट 1 माइनस ब्रैकेट में फिर 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.08, n है आपका 10 ईयर्स माइनस 10 और होल डिवाइडेड बाय 0.08 प्लस रिडेम्पशन प्राइस है 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.08। कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू, होपफुली शायद ये आपको वैल्यू मिले, इतना बड़ा वैल्यू निकालने के लिए देंगे नहीं, शायद ये मिले, लेकिन हम फिर भी अपने लॉग टेबल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा x हो गया, ये जो वैल्यू है इसको हमने लॉग लिया दोनों साइड पे, log x इज इक्वल्स टू हो गया -10 इंटू लॉग 1.08। आप मेरे को बता दो लॉग टेबल में क्या देखना है मेरे को, मैं देख के बता देता हूँ। लॉग टेबल ओपन कर लेता हूँ और 10 में 8। यस, मेरे को लॉग टेबल खोल के उसमें देखना होगा 10 में 8, तो मैं आपको 10 में 8 बता देता हूँ। अरे बड़ा मिसप्रिंट सा हो रहा है ये, एक मिनट देखना किसी के पास ग्रुप में लॉग टेबल है। दीपांशु ने भेजा था एक बार, इसमें मिसप्रिंट हो रहा है, मेरे पास पुरानी बुक है ना काफी। 0334 है शायद, ये लिख लेते हैं चलो। 03, ये है ना, ठीक है। अब लॉग टेबल में हमारा डेसिमल कहाँ पे आता है बताओ, वैल्यू देखने के बाद, मिन डिफरेंस तो कुछ है नहीं, कहाँ लगाते हैं डेसिमल को, कहाँ लगाओ? यस, 0 के बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में, यहाँ आ जाता है। फिर हम देखते हैं हमारा डेसिमल एक्चुअल में कहाँ था, एक्चुअल में 1.1 के बाद था, तो डेसिमल के इधर लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे एक डिजिट है, सिंगल 1 डिजिट है, और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 आ गया। अब जरा देखो यहाँ पे कहानी माइनस मल्टीप्लाई करने की आ रही है, -10 मल्टीप्लाई करो, माइनस तो छोड़ो खैर, 10 मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल वापस यहाँ शिफ्ट हो गया, तो 0.334 हो गया। ये मेरे log x की वैल्यू है। अभी बताओ मेरे को x कैसे मिलेगा, मुझे क्या देखना होगा? एंटी लॉग। एंटी लॉग। अब मेरी बात ध्यान से सुनना जरा, ठीक है। एंटी लॉग देखने से पहले आप देख रहे हो यहाँ पे एक माइनस का साइन आ गया है, एंटी लॉग अभी आप नहीं देखोगे, मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, वरना थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है। शॉर्टकट सुनना आप, ये जो भी नंबर है, जैसे ये 0 है, ठीक है, इसमें 1 प्लस कर दो तो ये 1 हो गया, और अगर ये 1 होता ना तो मैं आपको कहता यहाँ 2 लिख लो। इस पॉइंट 0 में, जो पॉइंट के इधर की वैल्यू है, इसमें 1 प्लस करके यहाँ लिखो, इसके ऊपर एक बार लगा दो और पॉइंट लगाओ अब। और ये जो 0.334 है, इसको रफ पेपर में 1 में से माइनस कर दो, 0.334 को। तो माइनस करते हैं, कैरी ऑन यहाँ गया, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 3 गए 6, ये आ गया 0.666, वो डेसिमल के पीछे लिख दो इस तरह से। वरना एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है, पहले एक 1 ऐड होता है, एक 1 सब्ट्रैक्ट होता है, जो 1 ऐड होता है उसमें से ये माइनस हो जाता है, और जो 1 सब्ट्रैक्ट होता है वो 1 बार बन जाता है। आपने शॉर्टकट मारना है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है एंटी लॉग में, तो यहाँ पे जो भी नंबर है उसको 1 प्लस करो, तो 1 लिख के ऊपर बार लगा दो, मतलब ये पार्ट नेगेटिव हो गया बस, और इसको 1 में से माइनस कर दो। जरा बताना, अगर मुझे ये वैल्यू सॉल्व करनी है, एंटी लॉग देखना है, तो बोलो क्या लिखूं? -2.3 3 के बार। ऊपर तो बार, ठीक है। अब इसको 1 में से माइनस करके बता दो, 0.3432 को मुझे 1 से माइनस करना है। 1 से ही माइनस करना है हमेशा। कितना लिख दूं? 6568। राइट। तो आप एंटीलॉग इसका नहीं देखेंगे, आप एंटीलॉग इस वैल्यू का देखेंगे। तो मैं एंटीलॉग इस वैल्यू का देखूंगा, तो बोलो चलो एंटीलॉग टेबल में क्या खोलना है मेरे को? 0.66 में 6। राइट, 0.66 में 6, तो एंटीलॉग टेबल खोलते हैं। 0.66 में 6 है आपका 4634, और मीन डिफरेंस भी 6 देख लूं, 4634 में 6 प्लस करना है, 4640 हो गया जी। अब बताओ एंटीलॉग देखते ही डेसिमल कहाँ लगाया जाता है? 4 के पीछे। यस, फर्स्ट 2 डिजिट के बीच में लगाते हैं जब भी एंटीलॉग देखते हैं। अब रह गया ये 1 बार, इसका क्या करें? इसका कुछ नहीं करना है, ये 10 की पावर में जाएगा, लेकिन -1 बन, ये 10 बार तो है। मैं फिर से बताऊं, यस सर। देखो आपने सबसे पहले तो क्या किया, ये जो -0 था आपने इसको 1 बार बनाया एक ऐड करके, और 0.334 को 1 में से माइनस करके वो वैल्यू यहाँ लिख दी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया, देखो -2.3432 का एंटीलॉग देखना है तो नहीं देख सकते, पहले इस 2 को 3 लिखकर ऊपर बार लगाया और इसको 1 में से माइनस कर दिया।
तो हम एंटीलॉग अब इस वैल्यू का देखेंगे और क्या खोलेंगे एंटीलॉग टेबल में, 0.65 खोलेंगे, उसमें देखेंगे 6 और मीन डिफरेंस देखेंगे 8। जो भी वैल्यू आएगी वो नोट कर लेंगे और डेसिमल हमेशा एंटीलॉग में एक डिजिट के बाद लग जाता है, मतलब फर्स्ट 2 डिजिट्स के बीच में लग जाता है। अब रही बात इस 1 बार की, उसका क्या किया, उसको मल्टीप्लाई करना है 10 रेज़ टू दी पावर -1। ये 1 बार का मतलब ये -1 पावर है। अब देखो जब मैं इसको 1/10 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 10 नीचे आ जाएगा, तो डेसिमल वापस 4 के इधर शिफ्ट हो गया, 0.4640, ये x की वैल्यू है। सर लेकिन इसमें तो 0.66 की वैल्यू 6 में देखेंगे ना, हाँ तो मैंने 0.66 में 6 ही देखा है, मैंने गलत देख लिया क्या? तो मीन वैल्यू क्यों ऐड करनी है इसमें फिर? अच्छा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आप ठीक कह रहे हो, 0.4634 ही रहेगा, मीन डिफरेंस तो कुछ था ही नहीं, करेक्ट। मैंने उसको भी 6 ले लिया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये वैल्यू आपकी करेक्ट हो जाएगी थोड़ी सी। ओके ओके, 0.4634, मीन डिफरेंस तो कुछ था ही नहीं, आप सही कह रहे हो। और जब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4634। होपफुली, जहां तक मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, आपको ये वैल्यू मिलनी चाहिए डायरेक्ट, ये लॉग एंटी लॉग का चक्कर नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी देखो रिस्क है, नहीं आया तो आपको निकालनी पड़ेगी। अब वापस आ जाओ भी अपने क्वेश्चन में, जरा आगे का कैलकुलेशन शुरू करो। तो अगेन परचेज वैल्यू 85, 1 माइनस ये वैल्यू अभी निकाली हमने, कितनी आई है 0.4634, राइट, डिवाइडेड बाय 0.08 एंड प्लस ये हो जाएगा 1000 अपॉन 1.08। अभी भी टाइम लगने वाला है इसको सॉल्व करने में, आगे चलते हैं। v इज इक्वल्स टू पावर 85, कितना आ रहा है ये 1 में से माइनस करके? सर फॉर्मूले में 1000 अपॉन 1.08 टू द पावर 10 भी तो आएगा। नहीं, हाँ यहाँ पे ये ठीक कह रहा हूँ, अभी तो ये भी आपकी होल पावर 10 आएगी यहाँ पे, अभी तो इसकी वैल्यू भी चाहिए होगी। पहले मैं इसको 1 में से माइनस कर लेता हूँ, 10 में 4 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 0.5366, 0.08 और प्लस अभी ये वैल्यू भी ऐड होनी है, तो 1.08 की होल पावर 10 भी लेना पड़ेगा भाई, 1.08 की होल पावर। एक काम करते हैं ना, इसको ऊपर ले आते हैं, ये 1.08 की होल पावर -10 हो गया और इसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है ये रही। नहीं समझे मेरी बात भाई, दोबारा से लॉग टेबल देखोगे क्या फायदा, इस वैल्यू को ऐसे लिख लो ना, ये 85 इंटू 0.5366 डिवाइडेड बाय 0.08 और इसको ऐसे लिख लो 1000 इंटू 1.08 होल पावर -10, क्योंकि इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पे। हाँ ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये 2 जीरो और बढ़ा के ना पॉइंट से पॉइंट काट दो, ये हो गया 85 मल्टीप्लाई 5366 डिवाइडेड बाय 800 एंड प्लस 1000 मल्टीप्लाई 0.4634। इतना तो सॉल्व करना पड़ेगा अभी, अगर किसी पास कैलकुलेटर है तो भी फिलहाल अभी कर दो, बाकी तो देखो एग्जाम में तो राम भरोसे अभी है, क्योंकि कैलकुलेशन टाइम लगा देगी अगर ये आ गया तो। अगर कैलकुलेटर से आए तो एक बार सॉल्व करके बता दो क्या रहेगी। 85 इंटू 5366 डिवाइडेड बाई 800 करो और उसमें ऐड कर लो 463.4। फिर 1033.53। 1033.53, मेरे पास जो बुक में आंसर है वो ये दिया हुआ है 1033.54, इसका मतलब करेक्ट है। मतलब वही 0.5375 है, तो अप्रोक्स। हाँ हाँ अप्रोक्स हो जाएगा वो। तो इसका मतलब अगर हम इस बॉन्ड को गवर्नमेंट से या किसी कंपनी से खरीदते हैं आज की डेट में, जिस दिन खरीदने जाएंगे तो वो हमसे 1033 रुपये 54 पैसे मांगेंगे और हमसे प्रॉमिस करेंगे कि हम आपको हर साल 85 रुपये का डिविडेंड देंगे और आपको 10 साल के बाद आपके 1000 रुपये वापस भी करेंगे। तो हम कहेंगे अच्छी बात है, बेनिफिट हो रहा है, हमारे कितने जा रहे हैं 1033 रुपये, जिसमें 10 साल के बाद 1000 तो वापस आने ही आने हैं सोचो, और 85 रुपये का डिविडेंड हर साल हमें मिलता रहे। तो जो ये लास्ट स्टेप है कैलकुलेशन वाला, वो कितने मार्क्स का है?
यार अभी कुछ नहीं कह सकता, देखो मैं ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में आएगा कुछ आइडिया नहीं है, हो सकता है 3 में आ जाए, हो सकता है 4 में आ जाए। फिर ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे पेपर में। देखो मेरे को लग नहीं रहा, क्योंकि ये कैलकुलेशन सोचो, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करने में कितना टाइम वेस्ट होने वाला है ना, और फिर ये मल्टीप्लाई करना है। हाँ ऐसा जरूर हो सकता है कि शायद ये 8 से डिवाइड हो जाए ये वाली फिगर, जैसे 8 6 या 48, मतलब मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कैलकुलेशन छोटी होनी चाहिए थोड़ी सी, वरना बच्चा तो इसमें फंस जाएगा डिवाइड मल्टीप्लाई में। अगर आपको लगे ना, देखो मेरी बात सुनो, बोर्ड में अगर आपको लगता है कि ये कैलकुलेशन यहाँ पे आके काफी टाइम लग रही है, तो यहाँ पे ना इस वाले स्टेप पे आप आंसर को छोड़ना। ये जो स्टेप है ना यहाँ छोड़ देना, ये जो मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, यहाँ रुपीज लिख के छोड़ देना, और 2 3 लाइन छोड़ देना। जब आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए, आप पूरा पेपर चेक भी कर चुके होंगे, उसके बाद आपको लगता है मेरे पास टाइम है, तो आप इस कैलकुलेशन को करना। कोई भी टीचर इस चीज के मार्क्स नहीं काटते हैं, उनको मालूम है कि लार्ज कैलकुलेशन है, लॉन्ग कैलकुलेशन दी है हम बच्चे को, तो वो नॉनसेंस कैलकुलेशन आप टाइम वेस्ट मत करना। रादर के अभी उसको सॉल्व करने में लगे हैं, पता चला उस चक्कर में 2 क्वेश्चन और छूट गए हमारे। गॉट इट? यस सर। एक आप यस। ट्राई करो भाई, एक आप ट्राई कर लो ना, तो एक बार करने से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक बार ट्राई कर लो। अभी क्या है ना, देखो उन्होंने अप्लाइड मैथमेटिक्स में पता नहीं कहाँ कहाँ से सिलेबस डाला हुआ है, इतना अब एक क्वेश्चन करा के सेटिस्फेक्शन सा नहीं मिलता। चलो क्वेश्चन लिखो आप, मैं आपको ना सीधे सीधे वो टर्म्स दे देता हूँ, ठीक है? आप लिख लो, फेस वैल्यू है बॉन्ड की, फेस वैल्यू है बॉन्ड की ₹1000, और डिविडेंड रेट है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलेगा, डिविडेंड रेट है आपका 10%। परचेज वैल्यू आपको निकालनी है, और रिडीम्ड होगा एट पार, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, रिडीम्ड एट पार, मतलब उसकी जो रिडम्पशन प्राइस है वो भी इतना ही रहेगा। और इन्वेस्टर रिक्वायर्स यील्ड रेट ऑफ 14%। इसका जरा परचेज प्राइस बताना बॉन्ड का निकाल के। सर इस इन्वेस्टर रिक्वायर्ड है, यील्ड रेट का मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टर को कितना रिटर्न चाहिए। हाँ, इन्वेस्टर चाहता है मेरे को अपनी इन्वेस्टमेंट पे 14% का रिटर्न चाहिए, और कंपनी कहती है ठीक है हम आपको डिविडेंड देंगे 10% का, 1000 रुपए पे आपको हर साल मिलेगा। तो अब उस 1000 रुपए पे आपका 10% बैठेगा 100 रुपए, तो 100 रुपए पर उसको 14% का इंटरेस्ट चाहिए, तो 14% के हिसाब से हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसे ध्यान रखो, देखो जो डिविडेंड रेट है ना, वो हमेशा फेस वैल्यू पे निकाल के आप जब अमाउंट निकालोगे, वो आपकी इंस्टॉलमेंट आ जाती है, और ये जो इंटरेस्ट है ये उस इंस्टॉलमेंट पे आपका हर साल लगेगा, 14% का जो रेट है। ओके। चलो अब आप फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से, लॉग टेबल से सर कोई वैल्यू नंबर चाहिए ऑफ तो। हाँ सर नंबर नंबर ऑफ मैंने बताया नहीं, पेमेंट। सॉरी सॉरी वो लिख लो आप, इन्वेस्टर इंटेंट्स परचेजिंग 3 इयर्स है, एन इज इक्वल्स टू लिख लो आप 3 इयर्स है, मैंने वो लाइन बोली नहीं ना, ध्यान नहीं रहा, एन इज इक्वल्स टू 3 इयर्स लेना है, मतलब इन्वेस्टर एक परचेज करता है 3 साल का 1000 रुपए का फेस वैल्यू का बॉन्ड, जिसमें नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। सर लॉ की वैल्यू चाहिए। 1 मिनट में लॉक टेबल ओपन कर लेता हूँ, बोलो। 11 में 4। 11 में 4 मैं आपको बता रहा हूँ देख के, आप नोट करो, 05, पता नहीं ये 6 है या 8 है, 0569 कर लो, 0569। लॉग में 11 में 4 है, 0569। ओके सर।
सर एंटी लॉग चाहिए। बोला किसका चाहिए? 40.43 in 1। तो 0.43 में आपको 1 बता देता हूँ, 2698, 2698। ये 0.43 में 1 है एंटी लॉग में। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कैलकुलेटर से कर लेना बाद में ना, जो अगर लास्ट वाली कुछ बड़ी लगती है तो। कहाँ फंसे हुए हो? सर बस फाइन आंसर। ओके। सर रुपीज 791.3। 791.3। यस सर। नहीं, ये तो काफी मिसमैच हो रहा है भाई। आर कितना निकाला है आपने? सर मैंने टाइम पीरियड गलत ले लिया। एंड 3 नहीं लिया आपने? मैंने 10 ले लिया। ओहो, काफी फर्क आ जाएगा फिर तो। ग्यारह में 4 कितना बोला था मैंने? 0.569। 0.56। 0.569 डेसिमल आएगा यहाँ, 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का आएगा, इसको बनाएंगे 1 बार और इसको 1 में से माइनस करेंगे, 0.8293। अब इसका एंटीलॉग देखेंगे। एंटीलॉग लेकिन आपने ये मुझसे पूछा नहीं यश, 0.8293 का। तो मैंने ग्रुप में जो टेबल डली हुई है मैंने उससे देख लिया था। अच्छा अच्छा ठीक है, तो 0.82 का 9 देखते हैं, 6745 और 5, 6750 हो गया फाइनली, इंटू 10 रेज टू दी पावर -1 यानी 10 से डिवाइड, 0.675 ये वैल्यू आ रही है। ये मैंने कैलकुलेट कर दिया, देखो टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, 1.14 टू दी पावर -3 कैलकुलेट होके आ रहा है 0.675। बस इसको आपको फॉर्मूले में डालना है। ऊपर का सर रब कर रहा हूँ थोड़ा सा। चाहता कि 10 की पावर -1 रेस करनी है। देखो आपका जो एंटीलॉग में वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, देखो ये -0.1707 आई, तो आप इस 0 को 1 बनाओगे, 1 बार लगा दोगे ऊपर, तो आपका अगर 1 बार बन रहा है तो 10 टू दी पावर -1 लिखोगे, अगर आपका यहाँ पे 2 बार बनेगा तो 10 टू दी पावर -2 लिखोगे आप। और अगर सर पॉजिटिव हुआ तो? पॉजिटिव में तो कुछ नहीं करना ना, अगर मान लो ये 0.170 होता है, ये माइनस नहीं होता मान लो, तो हम सीधा सीधा एंटीलॉग यहीं पे देखते, हम 0.17 में 0 देखते, मिन डिफरेंस 7 देखते और इनटू करते 10 टू दी पावर 0 से, क्योंकि वो प्लस का 0 होता वो सर अगर डेसिमल से पहले 100 लिखा होता तो 10 की पावर 100 लिखेंगे। जैसे मान लो, मतलब जो भी पहले होगा उसको रेस करना 10 की पावर।
हाँ, जैसे मान लो मुझे इसका एंटीलॉग देखना है, सपोज करो ये एंटीलॉग देखना है, तो मैं लॉग टेबल खोलूंगा, एंटीलॉग टेबल, उसमें 0.36 में 9 देखूंगा। सपोज करो मैंने देख लिया, मान लो आप 2733 देख लिया मैंने, डेसिमल मैंने यहाँ लगा दिया। अब डेसिमल के बाद ये जितनी बड़ी फिगर है मैं इसको कुछ नहीं कर सकता, तो मैं इसको ऐसे लिख के छोड़ दूंगा, 10⁻²69, ये इसका एंटीलॉग है। ओके सर। ठीक है ना। अभी तो चलो हम इसको आगे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो एक बार आंसर मैच हो जाए तो कंफर्म हो जाएगा ना। तो परचेज प्राइस इज इक्वल्स टू भाई ये 100 मल्टीप्लाई में आ रहा है ये 0.675 और डिवाइड में है 0.14 और इधर है आपका 1000 मल्टीप्लाई 0.675। तो ये वाली फिगर आप बता दो सॉल्व करके क्या आ रही है, फर्स्ट वाली फिगर 100 मल्टीप्लाई करके 0.14 से डिवाइड करके, ये वाली फिगर आप बता दोगे तो काफी कुछ सॉल्व हो जाएगा। 482.14 48 482.14 482.14 और ये आपका मल्टीप्लाई करके आ रहा है 675, है ना। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 7 8 7 15 1157 रुपए 14 पैसे। मैच नहीं हो रहा आंसर। सर ये 1 में से माइनस भी तो होगा 0.675। 1 में से माइनस कर तो दिया मैंने, ओहो शिट, ये 1 में से माइनस नहीं हुआ, इसको चेंज करना पड़ेगा, सॉरी। ये कितना हो जाएगा सर 1 में से minus? 877.14 कुछ आ रहा है। अच्छा, सर ये होएगा 0.325। 0.325, तो ये फिगर चेंज कर लो, अब कैलकुलेटर से कर लो भी फिलहाल तो अभी, वरना देखो अगर मान लो मैनुअली भी करते तो टाइम एक बार देख लेना कि आपको कितना टाइम लग रहा है। जैसे 100 मल्टीप्लाई किया तो 32.5 डिवाइडेड बाई 0.14, 5 के पीछे 0 लगाओ, 0 से 0 गया, 3250 को 14 से डिवाइड करते हैं, तो 14 से गया 2 टाइम 28 बार, बचे 45, 14 14 से गया 3 बार 42, 232.14 फिर 14 में करके देख रहा हूँ, देखो मैं तो मैनुअली सर कर लिया मैंने। 907.14 समथिंग आ रहा है। हाँ ये 232.1, तो कितना हो गया? 907.14। यस, क्योंकि आंसर भी यही दिया हुआ है, 907.13 दिया हुआ है आंसर, परचेज प्राइस इतना दिया हुआ। सर ये 0.325 कैसे आया था? देखो ये है ना, हमने जब इसकी वैल्यू पुट करी थी यहाँ पे 1.14 टू दी पावर -3, तो हमने इस वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर लिया था, 1 में से माइनस थोड़ी किया था हमने उसको। भाई ये वैल्यू तो इतने पार्ट की है ना, 0.675, तो 1 में से उसको माइनस करना भूल गए, ऐसे पुट कर लिया था, तो जब 1 में यस से माइनस किया तो 0.325 बन गया वो। इसका मतलब देखो कैलकुलेशन टाइम लगेगा नहीं ज्यादा, मैंने मैनुअली करके देखा ना तो डिवाइड हो गया फटाफट से, मतलब बहुत टाइम नहीं लगा। और मैं आपको बताऊं पेपर ना बैलेंस करके बनाया जाता है, अगर इस क्वेश्चन में टाइम लग रहा है तो बाकी क्वेश्चन में टाइम आपको डेफिनेटली लेस लगेगा। भाई क्लियर है तो मेरे को बताओ आगे चलें, एक और दूंगा भी, एक और कर लो। यस सर। ठीक है ना, एक और कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा वो सीख लेते हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। एटलीस्ट 3 तो कर ही लेना, 2 3 मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, बस हो गया फिर ये तो मॉडल। थोड़ा एंटी लॉग और लॉग के क्वेश्चन दे दो कि वैल्यू कैसे निकालनी है। एक काम करेंगे ना, उसकी प्रैक्टिस अभी थोड़ी सी कर लेंगे, या मैं करा दूंगा प्रैक्टिस उसकी अलग से। लॉग एंटी लॉग टाइम वेस्ट मत करो, कोई बात नहीं, आज वो सिखा दूंगा, उसमें दिक्कत नहीं है। एंटी लॉग लॉग टेबल को देखने में टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो। अच्छा लिखो, परचेज प्राइस है क्वेश्चन मार्क, यानी वी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और बॉन्ड की फेस वैल्यू लिख लो 500 रुपए है, और 5% डिविडेंड रेट है। डिविडेंड रेट को ध्यान रखना, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिखा जाता है, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये है आपका 5% पेएबल, लेकिन ध्यान देना जरा क्या बोल रहे हैं ये, पेएबल सेमी एनुअली या हाफ ईयरली। और रिडीमेबल, रिडीमेबल एट पार इन 5 years। और जो इन्वेस्टर चाहता है उसका भी लिख लो आप, इन्वेस्टर विशेष yield rate 6%
कंपाउंडेड सेमी एनुअली या हाफ ईयरली। ठीक है, परचेज प्राइस निकालना है। जरा मेरे को ना फटाफट से बोलते जाओ, मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले ना आप मेरे को कैपिटल आर बता दें जरा, मतलब डिविडेंड कितना मिलेगा हर साल, ये बता दें जरा। 500 रुपए फेस वैल्यू है, उसको कितना मल्टीप्लाई करोगे? 50। 5% है लेकिन सेमी एनुअली है, अभी बोलो। सर 5%? 5% तो आधे साल का है ना, तो हम पूरे साल का पे करेंगे क्योंकि 1 ईयर होगा। नहीं। 5 ईयर्स के लिए है ना। नहीं, आपको अगर वो सेमी एनुअली बोल रहा है ना, तो ये डिविडेंड भी आपका जो होगा ये सेमी एनुअली पे कैलकुलेट होगा। डिविडेंड भी, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% है, पेएबल सेमी एनुअली है, तो आपको इसको सेमी एनुअली करना पड़ेगा। वो कह तो रहा है जो फाइंड ये द। 5% पर एनम का है, हाँ, ये पर एनम है, इसको पेएबल करो आप सेमी एनुअली। तो 5 हमेशा जो, हाँ ये हमेशा ध्यान रखो, ये हमेशा एनुअली होता है। अगर उसको सेमी एनुअली करवाना होगा तो यहाँ लिखा हुआ आएगा, वरना 5% ले लेंगे। तो ये 5/200 हो गया। ये कैलकुलेट करके बताओ कितना हो गया एक मिनट। ये 12.5। 12.5 हो गए, ठीक है। अच्छा, अब आप मेरे को v इज इक्वल्स टू, ये तो मेरा 12.5 यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये 1 माइनस, अब आप मुझे यहाँ बता दो 1 प्लस कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट वो चाहता है इन्वेस्टर। ध्यान से पढ़ लेना, 6% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, 0.03। 0.03। राइट 0.03। अब आप मुझे पावर में n बता दो, 5 10। साल, राइट 10, बस छोटी सी बात थी ये। एंड डिवाइडेड बाय 0.03 प्लस रिडीम बैट पार होगा तो 500 ब्रैकेट में 1 प्लस 0.03 होल पावर कितनी कर दूं यहाँ पे? होल पावर यहाँ -10। तो ये वाली फिगर, ये फिगर दोनों जगह सेम रहती है हमेशा। अब कैलकुलेट कर लो, चलो इसको। इस बार ना कोशिश करना हाँ, कैलकुलेटर से सर नहीं हम 10 करना, क्यों ले ठीक रहे है? हैं? 10? यहाँ पर एन क्यों ले रहे हैं, ये 10 क्यों Yes. ले रहे हैं? अच्छा देखो ना, आपको 5 साल का बॉन्ड वैल्यू मिली है, लेकिन आपको 5 साल, हर साल में ना 2 डिविडेंड मिला करेंगे। सेमिनली कैलकुलेट हो रहा है ना डिविडेंड आपका बॉन्ड, तो 5 साल तक आपका बॉन्ड चलेगा और एक साल में आपको 2 बार मिलेगा डिविडेंड। कितने इंटरेस्ट से? 6% कंपाउंडेड सेमिनलिक इंटरेस्ट। तो अगर हर साल में 2 बार मिलेगा तो आपके टोटल डिविडेंड मिलेंगे आपको 10, इसलिए पावर 10 आएगी। ओके सर। सर लॉग की वैल्यू क्या है? बोलो बोलो बोलो, सर क्या 10 चाहिए? 10 में 3। 10 में कितनी? 3। 10 में 3 नोट करो, 0120। 10 में 3 नोट करो, 0120। लॉन्ग क्वेश्चन है भाई वैसे तो ये। भाई एक और बात बताओ, क्वेश्चन भी करते रहो, बात भी सुनते रहो, कि भाई ये संडे का तो झगड़ा खत्म ही नहीं होगा ऐसे तो। सर कोई 2 कह रहा है बजे 2 से से, पहले कर लो। अब वही बात आ रही है ना 10 और देखो। 11। कोई कहता है 2 से पहले, कोई कहता है नहीं जी मेरी तो 2 से 5 क्लास है, कोई कह रहा है नहीं जी 11 के बाद तो मैं आ ही नहीं सकता। सर सुबह 10 या 11 बजे या फिर रात को 8 बजे 9 बजे रख लो, 9 बजे रख हाँ। लो, खत्म करो काम। सर 9 9 बजे रख बजे लो सुबह। नहीं सर, सुबह नहीं। तो सुबह नहीं। ओहो, सर आप सर कब फ्री होते हैं? पता है, सुनो मेरी बात सुनो। एक्चुअली क्या देखो, संडे का दिन है, मेरे को ना घर में बहुत सारे काम पेंडिंग चल रहे होते हैं जो मुझे ही करने होते हैं, ऐसे कभी प्लम्बर का, कभी किसी का, कभी इलेक्ट्रिशियन का। मैं संडे वेट करता हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ सुबह अपना और कर लो, चाहे 8 बजे कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सर या फिर वो बिल्कुल रात का करो। सर मेरी तो क्लास होती है सुबह संजय सर पे। हाँ यार, मैं समझ गया समझ गया, ये प्रॉब्लम तो आ रही है यार, ये झगड़ा हो रहा है। और संडे सर या मेरा तो फिर क्लास सुबह रात- 7 बजे कर लो। सैटरडे कर सकते हो, सैटरडे में। यस हाँ सर। सर। यस सर। सैटरडे मॉर्निंग में कुछ कर लो, अगर कुछ हो जाए हिसाब किताब। यस सर, छुट्टी होती है स्कूल। हाँ छुट्टी होती है स्कूल की, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। सैटरडे सर मॉर्निंग का मैं बता स्कूल देना जा मेरे रही हूँ। को। ये लो जी, और सर बोर्ड्स की वो डेट भी आ गई, सर शाम 26 में अप्रैल रखो से है। टाइम भी। शाम को थोड़ा मेरी क्लासेस होती है ना रेगुलर। सैटरडे क्या होता है देखो, मेरा भी स्कूल ऑफ होता है, बस एक क्लास होती है वो स्कूल में, CSES की होती है वो, तो 1 घंटे की होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं संडे का कुछ निकालता हूँ जुगाड़, रुको। तो मेरी मैं ना संडे अब को क्लास होती है। मेरी भी 2 बजे से फिर। सो एक 2 बजे 12 से होती बजे है ना, होती है और एक 7:30 होती है। एक 12 बजे, एक 7:30। तो 12 बजे नहीं कर सकते, 7:30 नहीं कर सकते, 2 से पहले सर किसी और 2 की to होती है। 6 होती है।
2 to 6 आपकी होती हैं, ये लो जी। तो 6 बजे रख लो आप। सर 6 6 बजे बजे मेरी रखते क्लास हैं, होती है। लो जी लो, हो गया काम। सर सैटरडे को क्या प्रॉब्लम है? सैटरडे को सुबह, अब ये बच्चे कह रहे हैं स्कूल जाते हैं शाम को मैं रख नहीं सकता। तो सैटरडे को शाम को 12 मैं, बजे भी रख सकते हैं। सैटरडे को 12 बजे मैं रख सकता हूँ, लेकिन अब जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनका क्या करूँ? सर हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे। नहीं बेटा बताओ, रिकॉर्डिंग से काम नहीं चलता। देखो मैं नहीं चाहता, देखो किसी एक बच्चे का भी थोड़ा सा भी लॉस हो, बिल्कुल नहीं चाहता मैं। देखो जब मैं एक्चुअली, देखो मेरा प्रोफेशन है, ऑब्वियस है मैं इस प्रोफेशन में हूँ भी, मेरे को तो अपनी फैमिली चलानी है, लेकिन मेरा प्रोफेशन से ज्यादा ना मुझे बच्चे का लॉस भी दिखाई देता है बहुत जगह। सर अगर मेरे पे सैटरडे अभी, को मेरा भी ऑफ नहीं होता। बस वही प्रॉब्लम आ रही है ना, सैटरडे को अभी ऑफ की तो सर प्रॉब्लम आ रही संडे है। को फिर लेट नाइट रख लो 9 बजे फिर अगर वही पॉसिबल करेंगे, है। संडे को यही करेंगे या तो फिर। यस सर सर प्लीज। बोर्ड्स 26 अप्रैल से। कौन कह रहा है, किसने डेट निकाल दी है? सीबीएसई ने टेंटेटिव डेट दे दिया 26 अप्रैल से शुरू होगा। ओ बहुत टाइम है, चिंता ही मत करो। सर वो बट फेक सर्कुलर है शायद से। वैसे बताऊं, होंगे मिड अप्रैल में ही। हाँ सर, स्टार्टिंग में तो माइनर सब्जेक्ट चलेंगे। और माइनर होंगे, और शुरू में वही मिड अप्रैल में जाएंगे, धीरे धीरे करते करते वो अप्रैल लास्ट में आ जाएगा वो। इसमें लेकिन एक प्रॉब्लम नहीं है सर, जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम है तो हम्म वो प्रॉब्लम हो रही है। कैसे, मेरा एक एंट्रेंस एग्जाम है 8 मई को, तो तुम्हें तैयारी कैसे करेंगे अगर बोर्ड्स बीच में आ रहे हैं तो? निफ्ट ने भी लिया था, एंट्रेंस तो नहीं बदलेगा हाँ, शायद। नहीं देखो वो यूनिवर्सिटी नहीं चेंज करेगी अपना, वो नहीं चलता ना सीबीएसई के हिसाब से। यूजीसी और इसमें सीबीएसई में कभी कोलैबोरेशन होता ही नहीं ना, थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी देखो। लेकिन अभी देखते हैं, अभी तो सब कुछ फेक में आ रहा है लेकिन हाँ होंगे लेट एग्जाम। अप्रैल मिड तक तो मान के चलो आप, मार्च में तो होते नहीं है देखो। क्योंकि देखो अभी ऑनलाइन खत्म हुआ है, अभी ऑफलाइन पे आ गई है गवर्नमेंट, ऑफलाइन स्कूल शुरू करवा दिए हैं। तो गवर्नमेंट की निगाह में ना सारे बच्चे हैं ना, देखो जो गांव में रहते हैं, जो कस्बों में रहते हैं, उनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है भी, तो डेटा बहुत कम होता है। और कई बार मोबाइल से पढ़ रहे होते हैं, मोबाइल भी अपना नहीं होता, पेरेंट्स का यूज कर रहे हैं, तो बहुत प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट सब कुछ देखती है कि भाई उन बच्चों का भी कोर्स होना नहीं चाहिए ऑफलाइन क्लास में, थोड़ा सा इसमें लेट करेंगे वो एग्जाम। भाई हम लोगों को दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन में सब कुछ है, इंटरनेट लैपटॉप सब कुछ है, टैबलेट्स हैं, पढ़ लेते हैं। लेकिन सबके पास ये फैसिलिटी नहीं है। चलो मेरे को क्वेश्चन बताओ जल्दी से, टाइम निकल गया तो आज। सर एंटी लॉग में कोशिश, वैल्यू एंटी लॉग में वैल्यू बोलो, मैं देख देता हूँ। 0.88 में 0। 0.88 में जीरो लिखो जी आप, 0.88 में जीरो है 7586, 7586। कोशिश करना है इसको बिना कैलकुलेटर के करना, ठीक है? टाइम लगता है, कोई बात नहीं, लगा लो। ये मान के चलो कि हम एग्जाम में कर रहे हैं, कैलकुलेटर नहीं है अपने पास। देखते हैं ना कितना बड़ा आएगा। है वो 0.03 की होगा सर, इसमें नाम तो है नहीं लिखा हुआ। कहाँ पे कह रहे हो केतन? 6% है ना कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाला, हाँ हाँ, तो इसमें पर एनम तो लिखा ही नहीं, तो सर ये 0.06 नहीं लेंगे? नहीं ये ना देखो, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए होते हैं ना, जब तक वो नहीं, आप जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसको कंपाउंड किया जाता है हाफ ईयरली, तो इसको कंपाउंड करना है। यहाँ पे भी तो लिखा होता है देखो 5%, हमने यहाँ पे भी तो डिवाइड 2 किया था। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके ऑटोमेटिकली पर एनम ही होते हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हाफ ईयरली होंगे तो क्लियर कट लिखा जाएगा, कंपाउंडेड का मतलब है आपको ये हाफ ईयरली में करना है, लेना तो 0.63% ही पड़ेगा आपको। ये बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज होती है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ 5% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो इसका मतलब है ये कंपाउंड आपको करना है हाफ ईयरली, ये है नहीं अभी हाफ ईयरली में, ये लेना तो आपको 0.03 है। रेयर क्वेश्चन मिलेगा आपको जहां पे पर एनम नहीं होगा, वो ऑलरेडी कंपाउंड करके दिया होगा हाफ ईयरली, वरना हमेशा पर एनम का इंटरेस्ट होता है। आप फिर टाइम को और रेट ऑफ इंटरेस्ट को दोनों को हाफ ईयरली के हिसाब से आप बनाते हो। क्या वो भी नहीं आया इसका आंसर अभी तक? ये सब बिना कैलकुलेटर के कर रहे हैं तो टाइम लग रहा है। हाँ मैं वही देख रहा हूँ कि टाइम कितना लग रहा है। अच्छा लॉग बॉक्स सॉल्व करके बता सकते हो वैल्यू क्या क्या आई थी इसकी?
तो लॉग की वैल्यू तो आ रही है 0.7586। नहीं नहीं, इसकी मुझे पूरी वैल्यू बता दो ना, अब तो आपने कैलकुलेट कर ली होगी ना तो ये पूरा पार्ट। 0.7586। 0.7586 ठीक है, ये 1 में से माइनस होनी है अभी, डिवाइडेड बाय 0.03 प्लस 500 मल्टीप्लाई 0.7586। देखते हैं चलो कितना टाइम लगेगा इसमें, ये ऊपर का सारा रफ कर देता हूँ। सर कैलकुलेटर हाँ से कर लेते हैं। नहीं एक्चुअली ना मेरा पर्पस ये था भी एक बार करके तो देख ले, मान लो एग्जाम में आ गया तो। ये तो आया 0.2414 डिवाइडेड बाय 0.03 प्लस 500 मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 379.3। ये वाला लास्ट वाला बता रहे हो? यस सर। रुको मैं मेरे को मैप ना करता हूँ, रुको। तो 0 और डेसिमल जाएगा 4 डिजिट के बाद, ठीक कह रहे हो 379.3। इधर एक काम करते हैं, इधर 1250 बना के पॉइंट से पॉइंट काटते हैं, और 3 से इनमें से कोई कट रहा है चेक करते हैं। 4 4 8 2 10 और 1 11, इनमें से 3 से कोई नहीं कट रहा, तो 3 से इसी को काट देते हैं फिर 1250 को। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 20 बचा, 3 6 जा 18 पॉइंट, फिर 3 6 जा 18, 416.6 हो गए। 416.6 अप्रॉक्स को 2414 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओहो बड़ा ही है। सब कुछ घिची भी घिच हो गया। मल्टीप्लाई तो हो गया। कितना आ रहा है भाई, कैलकुलेटर से कितना आ रहा है देखना किसी का। मेरा अप्रॉक्स 99.56 आ रहा है। सर 100.5 आ रहा है कैलकुलेटर से। ओ तेरी। चलो भाई देखो, मैं आपकी ना, मैं इसमें कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता, आपको जैसे ठीक लगे ना। मैं एक बार ऐसे मैं भी कैलकुलेट करके देख रहा हूँ। 0.2414 मल्टीप्लाई 12.50 और डिवाइडेड बाय 0.03। आप ठीक कह रहे हो जी, ये तो 100.5 कुछ आ रहा है। सर 100.5। आपने सही किया है, बस लास्ट दो डिजिट जो आपने प्लस किया ना उसमें थोड़ा सा हाँ हाँ, मिस्टेक है, वरना मिस्टेक आंसर हो सही गई आ मेरी। रहा है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, मतलब मैं ये देख रहा था कि टाइम लगेगा, लेकिन इतना टाइम लग नहीं रहा, मतलब फीलिंग आ रही है कि हो जाएगा, है ना। अब इसको प्लस करके देखना, परचेज प्राइस कितना रहा, आंसर मैच हुआ नहीं हुआ है देख लेते हैं। ये हो गया 479.88, 479.88। इनका आंसर बुक में आ रहा है 478.63, लेकिन चल जाएगा क्योंकि मेरे पास जो बुक है जीके ठकराल, उसमें ना ये वाली पूरी वैल्यू डायरेक्ट देखते हैं टेबल से, ये इतनी वैल्यू टेबल से डायरेक्ट देखते हैं ये हमेशा, इनका टेबल होता है ना बीकॉम में। तो चलो अब आप बताओ, आपको एक क्लियर हुआ वैसे क्वेश्चन करने कैसे हैं वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड के? तो क्लियर तो होगा, लेकिन डर लग रहा है कि कैलकुलेशन कैसे होगी। हाँ बस कैलकुलेशन लग रहा है। एक काम करो, डर लगता है तो एक वो आप खरीद लो, वो हनुमान चालीसा ना, वो जरूर पढ़नी है आपको। डरो कौन मत, हो जा रहा जाएगा। है वाला चैप्टर?
हाँ थोड़ा सा मेरे को भी ये बोर लगता है, मतलब ये इसमें ना बस कैलकुलेशन में लगे, अब तो 1 घंटा निकल गया हमारा, 1 घंटे में 3 क्वेश्चन करें, कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, देखो सब कुछ आगे लाइफ में अभी स्टडीज और भी करोगे, ऐसी बहुत सिचुएशंस आएंगी, आपको लगेगा ये कितना बोर है, कितना बोर काम है, नहीं करना है, लेकिन करना पड़ेगा। और बहुत लंबा टाइम नहीं है, बहुत लंबी पढ़ाई नहीं है, 12th के बाद आपको मुश्किल से 5 साल और पढ़ाई करनी है, फिर आप फील्ड में आ जाओगे। तो सर संडे का टाइम? संडे का टाइम भाई ये करते हैं, रात को 9 बजे रख लेते हैं, मैं घर वालों को समझाऊंगा कुछ ना कुछ। ओके सर। बोलो ठीक है। मैं इसके बॉन्ड के क्वेश्चन भेज दूं, करोगे तो बताओ भाई, कुछ क्वेश्चन भेजता हूँ, 2-3 कर लेना। सर इतनी मुश्किल कैलकुलेट ध्यान दो प्लीज। अरे नहीं, प्रैक्टिस कर लेना ना, देखो कैलकुलेटर से कर लेना, चाहे कम से कम 3 क्वेश्चन करने को ना आपका कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा। 3 और 3 6 हो गए हमारे, ऐसे हमारे सिंकिंग फंड के हो गए, हमारे परपेचुइटी के हो गए, तो हमारे 3 टॉपिक है, ठीक ठाक हो गए अब। ओके सर। 3 क्वेश्चन में कुछ नहीं यार, 3 क्वेश्चन कर लेना। यस सर।